मयंक, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हमें शायद उसकी कद्र नहीं होती। जी हाँ, अक्सर ये देखा गया है। जैसे कि हमारी स्वाधीनता को ही ले लीजिए, हमारी स्वतंत्रता, हमारा स्वराज, हमें लगता है ये बड़ी आसानी से मिला, बल्कि ऐसा नहीं है। कई बलिदान हुए, कई संघर्ष हुए, और इन संघर्षों में एक अहम अध्याय रहा जब सन 1869 में जन्म लिया मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिनकी दृढ़ निश्चयता और जो दृढ़ संकल्प था उसने कॉलोनियल सरकार को भी आखिरकार हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। और ये जो कॉलोनियल सरकार ने हार मानी, प्रियदर्शनी, इसके पीछे बड़ा रोल, बड़ी भूमिका रही संगठन की शक्ति की। बिल्कुल, ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने जन जन तक जाने का प्रयास किया। गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एक सूत्र में बांध दिया, क्योंकि उन्होंने जनसंपर्क यात्राएं करी। वो जगह जगह जाके लोगों से मिलते थे, उनके अंदर वो जागरूकता पैदा करते थे, वो अलग जगाते थे, वो लौ जगाते थे कि अपने देश के प्रति वो लड़ जाएं, वो कुछ भी कर मिटें। और इसी बात का आज हम जिक्र करेंगे। गांधी जयंती के मौके पे गांधी जी और उनकी जनसंपर्क यात्राओं पे डिस्कशन होगा। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री मुकुल कुमार जी का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं आज के इस विषय पर चर्चा के लिए। स्वागत कीजिए श्री सुनील भट्ट जी का, हु इज़ एन ऑथर। आपने किताब भी लिखी है गांधी की राह पर, जिसका शीर्षक है। आपका भी बहुत स्वागत है सुनील जी डीडी मॉर्निंग शो में। मुकुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गांधी जी के अगर व्यक्तित्व की बात करें या उनके पूरे जीवन काल को देखें तो यात्राएं, जनसंपर्क यात्राएं एक अहम एक अध्याय है। उसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या क्या अहम वो ऐसे मोड़ रहे, पड़ाव रहे, जिसका उनकी जनसंपर्क यात्राओं और लोगों पर असर पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर मैं भारत से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो हुआ जनसंपर्क स्थापित करना, लोगों के बीच में जाना, वो कनेक्ट बनाना जी। और दूसरा है कि वो घटना जिसने उनको जनसंपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जी, उनको पॉलिटिक्स में, उनको राजनीति में लाए, वो घटना बहुत ही फेमस घटना है। जो साउथ अफ्रीका में जब वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उनको वहाँ पर स्टेशन से, वहाँ पर एक स्टेशन है, वहाँ मैरिट्सबर्ग बोलते हैं उसको वहाँ से उनको थ्रो आउट किया गया। और वो ऐसी घटना, इतनी इंटेंस घटना हुई, वो अनुभव जो उनका हुआ, उसने उनको साउथ अफ्रीका में कॉलोनियल सरकार के जो और जो इश्यूज थे, जिसके अगेंस्ट में वो साउथ अफ्रीकन्स जो है, जो नेटिव्स वहाँ के साउथ अफ्रीकन्स और इंडियन डायस्पोरा जो काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड था, उन इश्यूज को वहाँ से लिया। तो गांधी का वो जो घटना थी, जैसे पास लॉज हो गया, पोल टैक्स हो गया वहाँ पे, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ पर कि वहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स को और इंडियंस को वहाँ अलाउड नहीं था जाना। इन सब इश्यूज को इस घटना ने गांधी को प्रेरित किया कि उनके अगेंस्ट में भी आवाज उठाई जाए। तो मेन जो टर्निंग पॉइंट था, जिसको हम कहते हैं, वो टर्निंग पॉइंट ये घटना थी। तो रेलवे और गांधी का जो एक संबंध है, वो बड़ा अटूट सा संबंध है। और जनसंपर्क में उनको आना, जैसे वहां पर उन्होंने फिर सभाएं करनी शुरू की। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप जानती होंगी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। फिर वहां से जब वो बीच में 1915 और 1893 के बीच में जब उनको भारत 3 बार आए वो, और भारत आकर के वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े, और कलकत्ता अधिवेशन में साउथ अफ्रीका के जो इश्यूज थे, उसको उन्होंने अधिवेशन के रूप में वहां पे उस कांग्रेस के अधिवेशन ने पास करवाया। तो कांग्रेस ने साउथ अफ्रीका में जो रह रहे भारतीय थे, उनके कॉज को ओन किया। तो गांधी के जो संघर्ष है, गांधी की जो यात्रा है, राजनैतिक यात्रा है या स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा है, वो वहां से शुरू होती है। अब 1915 में फाइनली जब वो भारत आए, तो सबसे पहले 1915 से 17 तक जो है वो उन्होंने रेलवे से यात्रा की, देश को समझा, लोगों को समझा, और कराची से कलकत्ता तक और लाहौर से मद्रास तक की यात्रा उन्होंने 15 से 17 के बीच में किया। और इस दौरान गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, उसके फॉर्मेशन का, जैसे अगर आप कह लें कि मासेस से कनेक्ट होना, और गांधी जी ने 3rd क्लास में ट्रैवल किया। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप गांधी के आइडियोलॉजी को अगर ध्यान से देखेंगी, तो महात्मा बनने में या लोगों के बीच पॉलिटिकल सेंट की जो उनकी इमेज थी, कुल मिलाकर जो आम व्यक्ति है उससे उन्होंने कनेक्ट किया। तो सुनील जी, आपसे भी यही बात जानना चाहेंगे कि
अनेकानेक यात्राएं की, जनसंपर्क किया, लोगों से जाकर मिलते थे, उनके दुख दर्द पीड़ा उनकी जानते थे, और कहीं ना कहीं जो उसके पीछे मूल उद्देश्य था वो लोगों को संगठित करना था, एकत्रीकरण करना था। तो गांधी जी ने कैसे अपनी यात्राओं से लोगों से कनेक्ट स्थापित किया? मैं इस बात को 2-3 किस्सों से समझाता हूँ जी। देखिए, गांधी जी ने पूरी यात्राओं के प्रोसेस में क्या किया कि लोगों के दिल पे गए, वो दिल को छू रहे थे जी। कैसे छू रहे? छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे वो देहरादून में 1929 में आते हैं जी। तो ये उन्होंने हर यात्रा में कहा था कि मेरी एक यात्रा जो होगी, मेरी एक मीटिंग महिलाओं के साथ होगी, मेरी एक मीटिंग आपको विद्यार्थियों के साथ करनी पड़ेगी, ताकि उन लोगों के बीच में डैट कैसे। अब महिलाओं की वहाँ परेड ग्राउंड में बात होती है, पूरी भीड़ की भीड़ खड़ी कर होती है, बहुत ज़्यादा महिलाएं वहाँ आ गई, इतना ज़्यादा शोर होता है कि कोई लिख नहीं पाता। गांधी जी क्या करते हैं, ठीक उस महिलाओं की मीटिंग के बीच में पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैं तो दरिद्र नारायण का चंदा मांग रहा हूँ, अब मुझे झोली दो। तो एक औरत जैसी पैर को छूने को होती है, वो मना करते, पैर छू के तो एक आना लूँगा। वो कहते तो मुझसे पैर छूने के एक आना लगी, दूसरी कहती मैं 2 आने दूंगी, मुझे दोनों पैर छूने थे। अब ये जो अब सडनली वो हंगामा खड़ा हो गया, मुझे एक पैर वाले एक दाना दे, सब देना शुरू कर दिया। एंड गांधी जी पैर, ये जो कनेक्ट बन रहा है ना, इसका सोचिए। मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ, हरिद्वार का, ज्वालापुर में आए थे। ज्वालापुर में उनकी जब आए तो स्वागत में भजन गाया, भजन में उनको बताया कि गांधी जी आप हमको कभी मत भूलिएगा। उन्होंने जब अपनी पूरी बातचीत, भजन खत्म हुआ, गांधी जी अपनी बात की, कह रहा मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी जब आपने कहा था मुझे मत भूलिएगा। तो ऐसे करना, जब मैं आपसे कहूँ कि जेल जाने की तो अब बारी आ गई है, मेरे पीछे पीछे जेल आई है, तो अगर आप उस वक्त मेरे साथ मेरे जेल आए तो मैं बताओ कैसे भूलूंगा, और आप जेल नहीं आए मेरे पीछे पीछे तो बताओ आपको याद करके क्या करूँगा। बात हंसी मजाक सब हंसने लग गए। परंतु यही ज्वालापुर में जब मूवमेंट शुरू हुआ, गांधी जी के आंदोलन छिड़े, तो इसने भागीदारी की। और 42 में तो ये हुआ कि प्राइमरी के अलावा सारे बच्चे जो थे वहाँ शामिल हो गए थे। गुरुकुल कांगड़ी में, गुरुकुल कांगड़ी की मैं अगर बात करूं आपको, तो जब साउथ अफ्रीका में जैसे ने बातचीत की थी, जब मूवमेंट चल रहा था तो तो यहाँ पे उनके लिए गोखले साहब ने चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया। गुरुकुल कांगड़ी के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने एक दूधिया बांध वहाँ बना था, वहाँ मजदूरी की, मजदूरी से जो कमाई की वो उनको भेजी। तो जब गांधी जी यहाँ आए तो ही मेक इट अ पॉइंट कि मैं जरूर वहाँ जब पहुँचूँ और वहाँ में बच्चों को इस बात को थैंक यू बोला पर्सनली। तो ये जब छोटे छोटे जो कनेक्ट बन रहे हैं, जब वो अल्मोड़ा जा रहे हैं तो लोगों से जो डायरेक्ट राब्ता रख रहे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि तो स्त्री धन होता है, कान का बुंदा मुझे दे तो। या जैसे जब वहाँ पे वो खादी के प्रश्न में बात करें तो पूरे किस्से के साथ उन्हें बताया। क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ की भी आवश्यकता थी, क्योंकि जो संग्राम था, जो स्वराज पाना था, उद्देश्य बड़ा था और इस हेतु आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी था। और आपकी जो बातचीत से समझ में आता है सुनील जी कि गांधी जी में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, और जैसा प्रियदर्शनी आप कह रही थी कि उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी। नहीं, हमने शुरू में ही हमने जैसे बात करी कि लीडरशिप हो या फिर ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाया और उनको अपना बना लिया। नहीं, उसमें देखिए क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो एक होता है विचार, बिल्कुल मेरा विचार बहुत शानदार है पर आप दोनों के अलावा किसी को पसंद नहीं आता तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरा विचार कितना खराब ना हो, पूरा मुल्क उसके पीछे पड़े, आप क्या करें। विचार को विस्तार देने की जो क्षमता गांधी जी की थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम गांधी जी पर जब जैसे आपने शुरुआत की, हम विचार की तो बात करें, विचार को विस्तार देने के लिए जो मैनेजरियल स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मैनेजरियल स्किल्स जो गांधी जी के पास थी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो पार थी, उसमें उनका लेखन, उनकी यात्राएं क्या रोल जी। आपने बड़ी खूबसूरती से उस दौर की कुछ हमें घटनाएं बताई, एनेक्डोट्स बताए, लेकिन मुकुल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो मंजर क्या होता था, क्योंकि आज के लिए लोगों के लिए वो इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि गांधी जी 3rd क्लास में रेल से सफर करके आपके शहर के स्टेशन पर आ चुके हैं, वहां पे जन मानस का सैलाब आ गया है, सब गांधी जी से मिलना चाहते हैं। वो मंजर हमारे लिए जरा पैदा कीजिए यहीं। इसमें एक यात्रा का मैं एक यात्रा की चर्चा करना चाहूँगा। गांधी जी बैंगलोर से मद्रास जा रहे थे जी। तो जोलारपेट एक स्टेशन बिल्कुल रात में आता था। मौलाना शौकत अली गांधी जी के साथ यात्रा कर रहे थे। अब गांधी जी की जो ख्याति थी वो इस तरह फैली हुई थी और उनको महात्मा के रूप में एक उनकी इमेज आई। तो लोग जब आते थे, गांधी जी को जैसे ही पता लगता था कि गांधी जी इस स्टेशन से पास कर रहे हैं, तो हर स्टेशन पे भीड़ जो है वो उमड़ती थी। अब रात में अगर भीड़ उमड़े तो गांधी जी तो सो रहे हैं,
तो गांधी जी को उठ करके मौलाना शौकत अली ने जब बोला कि भाई अब आप लोग जाइए, बापू आराम कर रहे हैं, तो नहीं, लोगों ने बिल्कुल, लोग हटते ही नहीं थे, बोलते कि हम स्लीपर ट्रैक, हम ट्रैक के सामने हम लेट जाएंगे, लेकिन गांधी जी को बिना देखे हुए, दर्शन किए हुए, दर्शन वाज द वर्ड। तो गांधी की एक जो वो इमेज थी, वो जो छवि थी, वो फिर महात्मा की, उसमें रेलवे ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है उस छवि को उभारने में, पहला तो ये कनेक्ट करने में जाते। तो जलालपुर स्टेशन पर अल्टीमेटली उनको आना पड़ा। और एक चीज और बता दूं कि गांधी जी, ये जो धीरे धीरे लोगों की भीड़ उमड़ती थी और स्लोगनेरिंग होती थी, लोग शाउट करते थे, इससे बहुत अपसेट हो गए थे। इससे बहुत अपसेट हो गई। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि उसकी वजह से जो बाकी यात्रियों को जो दिक्कतें आती थी, उनको जो असुविधा होती थी, उसके प्रति बड़े सजग, क्योंकि गांधी जी तो ह्यूमैनिटी, तो इंसानियत, तो बिल्कुल उसको वो इंसानियत के प्रतिरूप थे वो। दूसरा ये कि उनको जो बहुत लिमिटेड टाइम मिलता था आराम करने का, क्योंकि वो तो काम में ही अपने आप को झोंका हुआ था। तीसरी एक और चीज थी, गांधी जी ने यात्राओं को लिखने में, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में, राइटिंग उन्होंने बहुत ज्यादा की है रेलवे। तो इन तीनों चीजों को लेकर के गांधी जी जो है वो लोगों से अपसेट भी हो जाते थे। और वहां बड़ा ये क्रिटिकल पॉइंट है कि रेलवे स्टेशन की भीड़ पर गांधी जी जब भाषण देते थे, तो सत्याग्रह और हमारे सिविल डिसोबीडियंस को कैसे कंडक्ट किया जाए, इसका एक लेसन रेलवे स्टेशन पर लोगों को उन्होंने देना शुरू किया कि अब आप लोग इसको शांति से रहिए, लोगों की असुविधा का ख्याल करिए, हमारे आराम का ख्याल कीजिए, क्योंकि मुझे लिखना भी है, मुझे दिन में काम भी करना है। तो एक तरह का सत्याग्रह का जो पार्ट है, सिविल डिसोबीडियंस का जो पार्ट है, उसमें रेलवे स्टेशंस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक तरह का कम्युनिटी सेंटर होता था, एक तरह का कम्युनिटी सेंटर। और दूसरा जो था, एक जैसे फंड रेजिंग की बात आप कह रहे हैं, एक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी वॉज ए वेरी फाइन मैनेजर। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में केवल नेता आप आइडियोलॉजी देकर के आप नहीं चला सकते, तो उसको कैसे सब्सक्रिप्शन उसका उन्होंने वहां डिसाइड किया कि लोगों से फंड, उन्होंने ओपनली बोला कि भाई हमें तो फंड की जरूरत पड़ेगी इस आंदोलन को चलाने के लिए। वहां गांधी जी की बड़ी अहम भूमिका आती है और उनकी जो मैनेजरियल क्वालिटीज हैं वहां बहुत उभर करके आती हैं। रेलवे स्टेशन पे बड़ा आसान होता था। एक इसमें किस्सा बताऊंगा। एक स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो बंगाल यूथ एसोसिएशन जो था कांग्रेस का, उसने जो है वो फंड रेजिंग ऑर्गेनाइज की एक पर्टिकुलर स्टेशन पे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्टेशनों पर जितना हॉल्ट होता था, उसके अंदर हजारों की संख्या में लोग आए और पैसे इकट्ठा हुए। और गांधी जी ने एक उसमें लिखा है कि मैं खुद स्टेशन पे गया, इतनी देर में हमारे फंड लेकर के वापस हम लोग अपनी सीट पर आए, क्योंकि इस बात के प्रति भी बहुत सजग थे कि हमारी वजह से गाड़ियां लेट नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो जो लॉज थे, गांधी जी को यहाँ आप समझिए, एक तरफ तो लॉज के अगेंस्ट अपोज करते थे ब्रिटिश एम्पायर को, लेकिन जो उनके बनाए रूल्स थे जिसके कारण लोगों को दिक्कत आती थी, उसके प्रति उतना सजग, किसी और को परेशानी वो नहीं। दिस शोज द ग्रेटनेस ऑफ मैन। सुनील जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे इन्होंने अभी इतना विस्तार में हमको बताया, लेकिन कहते हैं ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप कितना कुछ खुद भी जानते हैं, खुद भी बदलते हैं उन सफर की वजह से। तो गांधी जी के अंदर क्या बदलाव रहे, क्या उनके पहनावे में, उनके सोच में, उनके आंदोलन में इसका कैसे असर पड़ा? सबसे पहले मैं 1915 की बात करता हूँ। जब वो बंगाल गए शुरू किया यात्रा में, तो उन दोनों को फलों की डाइट पे थे। तो उन्होंने देखा कि जो उनके जो होस्ट होते थे, उसको रात भर महिलाओं ने लग करके बादाम छीले, फल काटे, और जिस ढंग से वो होस्ट ने जितनी मेहनत की, उनको लगा भाई एक होस्ट मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा, पूरा परिवार लग के, क्या जस्टिफाइड है? तो उसके कुछ टाइम के बाद वो अप्रैल महीने में जब कुंभ में गए मेले में, तो उन्हें बोला कुंभ मेले में मुझे कुछ व्रत लेना चाहिए, कठोर व्रत लेना चाहिए, क्योंकि कुंभ में जब आया हूँ तो उन्हें व्रत लिया कि मैं एक दिन में भोजन में 5 से ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेता हूँ तो बिना बात के कष्ट में डाल रहा होता हूँ। ये यात्रा का अनुभव था। गांधी जी का खुद का जो अपना ड्रेस कोड था, उनकी वो यात्राओं से पैदा हो रहा था। उन्हें जब अनुभव कर रहे थे कि भाई लोग मुल्क में जो माहौल है उसका मुझे कैसे रिफ्लेक्शन होना है। एक चीज़ और भी है, जैसे सर ने बताया 2 साल में यात्राएँ की, वो आर्य समाज में जा रहे हैं, वो रामकृष्ण मिशन में जा रहे हैं, वो साधु वासवानी से मिलने जा रहे हैं, वो क्रिश्चियन कहते हैं मिशनरीज से मिलने जा रहे हैं, वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जा रहे हैं। वो जितने भी लोग नॉन पॉलिटिकल संस्थाएं जितनी मुल्क में काम कर रही है, तो धर्मशालाओं जो चला रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। और जब आप इतने बड़े पैमाने पे इतने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी खूबियाँ क्या, उनकी कमजोरियाँ क्या, उनकी स्किल्स क्या हैं, ये जानने लगते हैं, उनको अपने अंदर समेटने लगते हैं। 1916 में
जब दूसरी बार गुरुकुल कांगड़ी गए तो उनका वार्षिक उत्सव हो रहा था जी 40,000 लोग आए थे। अब 40,000 लोगों का उस ज़माने में इंतजाम करना, उन्होंने देखा गुरुकुल वाले करते कैसे हैं और उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि 1924 में जब कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि हमें गुरुकुल से सीखना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों को ऑर्गेनाइज करना इतने कम खर्चे में कैसे होता है। तो गांधी जी ऐसा नहीं कि सिखा रहे थे, खुद भी लोगों की खूबसूरतियों को सिखा रहे थे, कमजोरियों को, और कई लोग उनसे प्रभावित भी होते रहे। इसी और प्रोसेस में लोग जो प्रभावित हुए उन्होंने भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते हुए वैसी ही जीवन शैली अपनाने की कोशिश की, और कई उनमें से ऐसे भी रहे जो नेता के रूप में उभरे और हमारे देश के लीडर्स बने। ऐसे ही एक लीडर रहे जिन्होंने भी त्याग का रास्ता अपनाया, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया, और जब देश में खाद्यान्न का संकट गहराया तो उन्होंने देशवासियों से अपील की कि एक समय का भोजन त्याग दें। ऐसे थे हमारे देश के पहले रेल मंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी भी आज जन्म जयंती है। तो आइए गांधी जी के सफ़र पे नज़र डालते हैं। मुकुल जी, हम जैसे बात कर रहे थे उनके माइलस्टोन्स जो रहे, तो आपने अभी बंगाल का जिक्र किया, आइए उस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। जी, तो गांधी जी की यात्रा जो वहां से शुरू हुई, आगे अगला पड़ाव उसका क्या रहा? गांधी जी की एक तो 1915-17 की यात्रा थी, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी की जब पूरी उनकी छवि जो है बिल्कुल लोगों के सामने उभर के आ गई, उनकी ख्याति फैल गई, तो पहला मेजर मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा। उसकी एक यात्रा का मैं एक यात्रा थी जो इलाहाबाद स्टेशन का जो एक चित्रण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब गांधी जी वहाँ पर गए और लोगों की भीड़ जो है वो अनकंट्रोलेबल हो गई, और लोगों ने कहा कि अब गांधी जी को हम जब तक चाहेंगे तब तक यहाँ गांधी जी रहने चाहिए, हम उनके दर्शन करेंगे, और नहीं तो हम लोगों ट्रैक के ऊपर लेट जाएंगे। वहाँ से गांधी जी का ये जो मैं टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ कि वो समझ गए कि लोग जो हैं, लोगों के बीच में उनकी इतनी ख्याति हो गई है, तो उस रेलवे स्टेशन पे लोगों को शांति का पार्ट, सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट, और कैसे अपने आप को कॉन्डक्ट किया जाए, इसका पार्ट उन्होंने वहाँ पर दिया। तो रेलवे यहाँ पर दो तरह से काम कर रहा है। एक तो गांधी को मासेस से कनेक्ट कर रहा है, और जैसे इन्होंने बताया कि जो गांधी के सिंबल से थर्ड क्लास ट्रैवल की बात करें, गांधी हमेशा थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे, और थर्ड क्लास में एक और चीज़ हुई कि जो वहाँ यात्रियों को असुविधा होती थी, वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, शौच की व्यवस्था नहीं थी, लोग बिल्कुल कंजेस्टेड थे, जहाँ पर कैपेसिटी से 10 गुना लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो जो कॉलोनियल रिजीम के जितने जो नेगेटिव पहलू थे, उसको उन्होंने रेलवे का इस्तेमाल करके उन पहलुओं को लोगों के सामने उभारा और मॉरली वीक किया ब्रिटिश एम्पायर को, कॉलोनियल रिजीम को। तो एक तरफ तो वो रेलवे पे जो कॉलोनियल रिजीम की जो नेगेटिव चीजें थी उनको वो हाईलाइट कर रहे थे, दूसरी तरफ मासेस से कनेक्ट कर रहे थे, और तीसरी तरफ मासेस से कनेक्ट करने में जो मासेस की तरफ से जो बिहेवियरल एस्पेक्ट था उसको एड्रेस करके उनको सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट पढ़ाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं जब घुसा हूँ इस विषय के, तो मैंने देखा इसका एक लेयर नहीं है कि हाँ गांधी जी ने रेलवे यात्रा की, लोगों तक कनेक्ट हो गए। गांधी वॉज द मास्टर ऑफ मास कनेक्शन, मास्टर ऑफ सिंबल्स। तो खादी और चरखा के बाद थर्ड क्लास अगर आप देखेंगी तो गांधी का एक थर्ड क्लास जो है वो उभर के एक सिंबल के रूप में आता है, और मेकिंग ऑफ महात्मा जो फेनोमेनन है उसमें थर्ड क्लास की बहुत अहम भूमिका रही है। वो दो तरह से रही है, तो लोगों से कनेक्ट करने में और औपनिवेशिक साम्राज्य जो था उसको मॉरली वीक करने में कि ये इतना कुछ गलत हो रहा है, इतना कुछ ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना पड़ रहा है मतलब लोगों को। तो रेल का बहुत डिफरेंट लेयर पे उन्होंने इस्तेमाल किया गांधी ने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आए तो सिविल डिसोबीडियंस, और जब 1942 की बात करें तो उस समय तो रेलवे वाज वन ऑफ द प्राइम सिंबल्स, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड रेलवे, दीज वेर सीन एज द सिंबल्स ऑफ गवर्नेंस। तो अब जब 1942 में जब गांधी जी की तरफ से भी एक मैसेज चला गया कि भाई अब डू और डाई का नारा है, तो लोगों ने जो कैप्चर करना शुरू किया बहुत सारी जगह, पुलिस स्टेशन कैप्चर करते थे, रेलवे स्टेशन को सबऑर्डिनेट करते थे, और टेलीग्राफ ऑफिसर्स तो कम्युनिकेशन को। तो इन सब पर जो प्रहार हुआ है उसमें रेलवे ने एक बहुत अहम भूमिका वहां पे निभाई है, सिंबल ऑफ गवर्नेंस। तो उसमें ये देखा जाए तो अलग अलग चरण पर रेलवे जो था। अच्छा, सबसे क्लासिक केस एक और बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग घटना गांधी की हिंद स्वराज में। गांधी जी, आपको शायद लोगों को पता भी हो कि गांधी जी ने रेलवे का अपोज किया
क्योंकि आपको पता है जब रेलवे की स्थापना हो रही थी तो उस समय ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में रेलवे को अपोज किया, नेशनलिस्ट ने अपोज किया इसका। तो ये राष्ट्रवाद से रेलवे का जो संबंध है वो इस निगेटिव एस्पेक्ट से शुरू होता है कि इसको अपोज करेंगे, क्योंकि इसके 2-3 कारण थे, उस पर मैं बस बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। एक तो लोगों का मानना था कि इरिगेशन की देश को ज्यादा ये जरूरत है, कैनाल वेज, वाटर वेज को डेवलप किया जाए, इसलिए कि फेमिन्स वहां उस समय काफी फ्रीक्वेंट होते थे। दूसरा ये था कि जो गारंटीड रिटर्न जो रेलवे के इन्वेस्टमेंट थे उसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं था। सारी स्ट्रेटेजी ब्रिटेन में बनी और जो इन्वेस्टर्स थे, प्राइम इन्वेस्टर्स, वो आपके ब्रिटेन के थे, और उल्टा कि उस पर रिटर्न जो थे वो गारंटीड थे। 5% रिटर्न हम देंगे जो भी आपका होगा। अब गारंटीड रिटर्न की बात अगर आपने कर दी तो आपने सर्विसेज को इंप्रूव नहीं करेंगे, आप रेवेन्यू कमाने पर आपका कोई फोकस नहीं रह जाएगा। तो इकोनॉमिकली जो है वो रेलवे को बहुत निगेटिव लाइट में देखा गया। और दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ में रेलवे के स्थापना का मिलाकर ये भी एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही था। तो गांधी जी ने फिर अपोज भी किया और दूसरा उसी को अपने लिए पॉजिटिव सेरेंडिपिटी फिनोमेना जब हम बोलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मुकुल सर ने भी बताया, मेलों में जाते थे गांधी जी, असेंबली होती थी और वहाँ पर स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया। गांधी जी के 2 सपने थे, एक तो भारत स्वतंत्र हो जाए और दूसरा भारत पूरी तरह से स्वच्छ भी हो जाए। तो उस स्वच्छता के पहलू पर विचार जानना चाहेंगे, गांधी जी के क्या थे और आज क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे पास एक गांधी जी का ऑडियो भी है जो हम हमारे दर्शकों को इस उत्तर के बाद सुनाएंगे। तो जैसे हमने इस पूरे आज का जो प्रोग्राम के शुरुआत में जो हमने वीडियो क्लिप दिखाई थी, तो उसमें भी हमने सफाई की बात की थी और गांधी जी जो कह रहे थे उसको स्पष्टता से जोड़ रहे थे। जी। गांधी समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं सफाई का मुद्दा जो है वो जाति चीज़ भी है, और इसलिए कहते हैं कि मैं झाड़ू का भी लगाइए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ हरिद्वार का ही। मैं बिल्कुल शुरुआती जब आए थे तब से बात करता हूँ। जो हरिद्वार में आए तो वो क्यों, उनका आने का पर्पस ये था कि गोखले की टीम ने उनको कहा था, हृदयनाथ कुंजरू थे, कि भाई यहाँ पे बड़े पैमाने पे कुंभ के मेले में लोग आ रहे हैं और वहाँ पे साफ़ सफाई का कोई प्रबंध नहीं, तो आप अपनी जो फिनिक्स की टीम थी, फिनिक्स जो उनका आश्रम था साउथ अफ्रीका में, तो मगनलाल गांधी उनके साथ के तमाम लोग यहाँ आ गए थे। वो उन दोनों शांति निकेतन पे थी, तो शांति निकेतन से वो सब पूरी टीम को लेकर के वो यहाँ हरिद्वार आ गए। तो पूरा उस प्रोसेस में वो उन्होंने गड्ढे करके उनको गड्ढों पे मिट्टी डालने का काम इनकी टीम का था। जी। तो सफाई पे वहाँ उन्होंने देखा, और अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे लोग जिस गंगा को पवित्र भाव से देख रहे हैं उसी के इर्द गिर्द गंदा कर रहे हैं। जी। तो हम इसको फील भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं फील कर पा रहे? इस पे गांधी जी लगातार, और मैं आपको ये बताऊं, ये काम सिर्फ गांधी जी ने जो पूरे समय में चलाया सो चलाया, उनके जाने के बाद भी बिंदुश्री पाठक जो सुलभ जो उन्होंने शौचालय का जो पूरा आंदोलन चलाया, वो खुद एक गांधीवादी थे। आंदोलन नहीं था सुनील जी, वो तो महा आंदोलन बन गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इसे जन जन का आंदोलन बना दिया है। गांधी जी ने अपनी यात्राओं के माध्यम से देश में शहरों को तो जोड़ा ही, साथ के साथ गांव तक जो वो गए, अपनी विचारधारा को, अपने जो उनके थॉट प्रोसेस था वो गांव तक ले गए, और उनका मानना था कि गांव में ही असली विकास है। क्या कहते हो? जी हाँ, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि ग्रामोत्थान से ही राष्ट्रोत्थान हो सकता है, और सही मायनों में ग्रामीण विकास से ही हमारे देश के विकास की राह तय होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर गांव डेवलप्ड होंगे, हमारे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज, और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ के लोग उद्यमी बनेंगे, वहाँ के लोग अपने अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करेंगे, खुद अपना काम कुछ करेंगे, तभी हमारे ओवरऑल देश का डेवलपमेंट होगा। जी हाँ प्रियदर्शनी, गांव में जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है वो है कुटीर उद्योगों का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। क्योंकि जो एसएसआईज होती हैं वो न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, बल्कि गाँव की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। और आजकल इसके बहुत से अलग अलग भाग जुड़ गए हैं। कोई टेराकोटा से बर्तन बना रहा है, कोई ऑर्गेनिक ऑयल्स निकाल रहा है, तो या फिर सूत भी आजकल लोग काट रहे हैं। बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग कुटीर उद्योगों में आजकल इंटरेस्ट जगाया हुआ है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुकुल सर चाहते हैं, क्योंकि गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, भारत को स्वराज मिल गया, अब सुराज्य बनाना है। जाते जाते आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो जनसंपर्क यात्रा पे मैं एक पॉइंट और इस पे जोड़ना चाहूँगा कि ये तो हमने रेल यात्रा की, उनकी रोड यात्रा की, पर गांधी जी की जो वॉक यात्रा थी, पद यात्रा जिसको कहते हैं, उसने बहुत अहम भूमिका जनसंपर्क स्थापित करने में की। उस पर सबसे फेमस दांडी मार्च। और दांडी मार्च किस लिए? तो सॉल्ट टैक्स के लिए। तो गांधी जी
कि जनसंपर्क स्थापित करने में जो सिंबल्स हैं, प्रतीक, वो उठाते थे ऐसी चीजें जो आम लोगों थे उनको तुरंत जोड़ती थी। नमक इतना फंडामेंटल वैल्यू है नमक का। तो गांधी जी को अगर आप देखेंगे तो उनको एक तरह का गिफ्ट था, नेचुरल गिफ्ट। गांधी जी मासेस को क्या चाहिए, मासेस से कैसे संपर्क, जनसंपर्क से मन को छुआ। सुनील जी, जाते जाते आपके जी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं ये कहूँगा कि गांधी जी एक, वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मुझे लगता है ये जो नारा है ना, ये कहीं ना कहीं गांधी जी ने जितने बड़े पैमाने पे लोगों को छुआ था तो लोगों की वो इंस्टिंक्ट पकड़ना सीख गए थे। पूरा मुल्क कैसे सोचता है, कब वो उत्साहित होता है, कब हतोत्साहित होता है, और उस इंस्टिंक्ट के आधार पर जो फैसले लेते थे उनके बाकी साथ के लोग नहीं ले पाते थे। इसलिए उनको लगता था कुछ भी आंदोलन करना हो गांधी जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये उनकी मजबूरी बन गई थी। गांधी जी की जो ताकत, जन के वो नेता बन गए थे, जन को उन्होंने छुआ, जनसंपर्क किया। आप दोनों ही गेस्ट गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।